नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ था। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो अधिगम के आकलन को उजागर इनमें से कौन सा करता है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी आवश्यकताओं अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। और दोस्तों, एक अगर आपको जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपको ये ना पता हो कि कौन सा जो क्वेश्चन सही होगा, तो लगभग जो है 90% एग्जाम में वही क्वेश्चन आंसर सही माना जाता है जिसकी लाइन जो है लंबी होती है। तो यहाँ पर अधिगम का जो मूल्यांकन है ये बच्चों की अवधारणात्मक समझ के आधार पर किया जाता है, और मानक उत्तर से तुलना करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक की चिंतन प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन जो है 2 जो है हमारा ये सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है यहाँ पर ये क्या लिया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है ये रहेगा ऑप्शन 1, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जो भी कुछ पाठ्यक्रम, जो कुछ भी सिलेबस तैयार किया जाता है वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि एक क्लास जो होती है उसमें अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ कमज़ोर वर्ग के होते हैं, कुछ तेज़ चलने वाले, कुछ बिल्कुल स्लो चलने वाले। तो इन सभी को ध्यान में रखकर जो है सिलेबस जो है सब कुछ तैयार किया जाता है। तो बाल केंद्रित जो इसको कहा जाता है। इसमें बच्चों के अनुभव के द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती है, और क्योंकि बच्चे स्वयं करके या स्व अर्जित ज्ञान प्राप्त करता है, तो बच्चे के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना यहाँ पर इसमें ये माना गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो अर्थ है ये बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देने से माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और ये जो वाइगोत्स्की जो है इनके दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो सही वर्णन कौन सा करेगा इसमें, ये करेगा ऑप्शन 1, जिन पियाजे जो है इनके अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पर सी आंसर इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यह कथन इनमें से किसको प्रतिबंधित करता है। ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 1, लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा को। ये जो रूढ़ी वाला जो क्वेश्चन है कोई सा भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर आता है। सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध जो धारणा इसके बारे में ये बताता है। यहाँ पर पिता और दादी दोनों में लिंग के संबंध में रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलती है, और वे लिंग के आधार पर ही कार्यों के विभाजन के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही माना गया है। तो सही कथन इनमें से कौन सा है। सही कथन माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 4 को। इसमें ए और सी कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन ये ज़्यादातर अब एग्जाम में पूछे जाने लगे, क्योंकि इनमें समय भी बहुत लगता है तो और बहुत बारीकी से इसको देखना पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन ए 4 रहेगा, ए और सी। आकलन में विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्ति और युक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक करा सके।
और आकलन केवल श्रवण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर भी जोर दिया गया है, जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर बल देना। नेक्स्ट यहाँ पर जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों तो वहाँ पर एक प्रभावी शिक्षक के लक्षण किस प्रकार के होंगे या उसे किस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 1 कि समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो सिद्धांत है और साइड में यहाँ पर वर्णन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। तो इसमें जाइए 1, ये वाला सही रहेगा, 5, 2, 1 और 3। तो इसमें आप ये देख सकते हैं समीप दूर अभिमुखी दिशा, इसका संबंध सरल से जटिल की ओर वृद्धि से है, और सिर है पादाभिमुख दिशा, और व्यक्ति का जो विकास है सिर से पांव की ओर होता है और सिर से होगा पांव की ओर, और जो नाभि जो है बीच में इससे होगा बाहर की ओर। तो सिर से पादाभिमुख दिशा अर्थात सिर से पैर का क्रम। अंतः व्यक्तिगत भिन्नताएं इसमें रहेगा 1 से कि विभिन्न बच्चे जाए ये भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और अंतः व्यक्तिगत भिन्नताएं यह किसी अकेले बच्चे में विकास के दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो संज्ञान और संवेग के बारे में तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 2 को, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग जो है इस संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करते हैं। ऑप्शन 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो ये इसमें सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता इसमें बढ़े, और यह जो है अंतर निर्भरता जो है इसमें भी वृद्धि करता है। तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना कि सक्रिय रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता इसमें बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो यहाँ पर भी एक कोट में दिया गया है। तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4, A, B और C। तो भिन्नता का स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्र संसाधन के रूप में प्रयोग करके और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढक कर रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों पर उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर कर रही है ये दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी को। तो जो फर्नीचर जो है उस क्योंकि उसके जो कोने जो है वो पेन जो तीखे होते हैं तेज होते हैं तो उन्हें ढक कर इसलिए कह रही है ताकि जो दृष्टि विकलांग बालक है ये उनको ना लग जाए। तो सोच जो है यहाँ पर ये इसमें है। तो दृष्टि विकलांग जो है शिक्षार्थी उनके बारे में रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे जो शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। तो
प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छी शैक्षिक कार्यक्रम इनमें से कौन से होंगे? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर एक आ गया है। नेक्स्ट है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में सही कथन, तो सही कथन इसमें कौन सा है? और ये भी जाए यहाँ पर इसमें कोट में जाए रहेगा, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 3 और बी और सी इसमें से आंसर माने गए हैं। तो बी और सी। तो बी में क्या कहा गया है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, और विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता उनके लिए सार्थक हो। तो बहुत सी कुछ ऐसे परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं कि बच्चा किस कारण से नहीं सीख रहा है, पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या वहाँ का जो माहौल नहीं है, तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 विद्यार्थी की अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इसमें जो हमारा सत्य कथन माना गया है, ये माना गया है ऑप्शन 3 को कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से ये प्रभावित करते हैं। यदि 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण का अलग अलग अर्थ लगाते हैं, जैसे सांस्कृतिक अंतर हो गया या समझ के स्तर में अंतर या अन्य कारण, तो यह विभिन्न विधियों से प्रभावित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में इनमें से क्या है? तो यह है सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो शिक्षक के लिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? इसमें शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण माना गया यहाँ पर ऑप्शन 1 कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से वे अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए, और शिक्षक के द्वारा अधिगम के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के तरीके विकसित करने का प्रयास ये करना चाहिए। नेक्स्ट है यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। तो किस प्रकार के क्रियाकलाप में यहाँ पर लगाए जाना चाहिए? इसमें रहेगा ऑप्शन 4 पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में किसी विषय के बारे में ज्ञान में वृद्धि होती है, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा है उसको दूर किया जाना चाहिए जो कुछ भी पूछते हैं, और तर्क में से उसकी अवधारणात्मक क्षमता का विकास भी होता है। निर्णय लेना शिक्षा का कार्यात्मक रूप है, और इन सब से जो विद्यार्थी है ये समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो और जो अध्यापक जो है उसे भी जो कुछ कक्ष में जो पढ़ाया गया है तो उसके बारे में भी विद्यार्थियों से जब बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि उनका ध्यान भी पढ़ने में है या नहीं है। नेक्स्ट है कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में ये सहायक होते हैं। तो कक्षा में पहुंचने वाली भोली अवधारणा या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान या अभिरुचि जानकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही इससे विद्यार्थियों की समझ और ज्ञान स्तर का भी पता चलता है। साथ ही प्रभावी शिक्षण को जो योजना बनाने में भी ये सहायक है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से तत्व ये अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर A, B, C और D। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता और शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य है। तो ये सभी जो स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम इनमें से कौन सा माना गया है? तो सार्थक अधिगम रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो अपने निजी अनुभव के द्वारा ज्ञान की संरचनात्मक
सक्रियता का निर्माण, ये सार्थक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो प्रारंभिक कार्यों में से एक इनमें से नहीं माना गया है, तो ये माना गया है ऑप्शन 2, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तो यहाँ पर ये जो है अधिगम का लक्षण नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो विकास के सिद्धांतों के बारे में इसमें माना गया है ऑप्शन 4 को कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो विकास क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापना संभव नहीं है, और जबकि वृद्धि क्या है, एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है और इसका मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनमें से किसकी विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1, वंशनक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में इसमें रहेगा ऑप्शन 2, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो समाजीकरण का एक पहला तो ये जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कारक इसका माना गया है, या जो समाजीकरण में जो आपका जो आस पड़ोस जो है ये भी आपके समाजीकरण के अंतर्गत ही आता है। विद्यालय का वातावरण हो गया, आस पड़ोस का, आपके परिवार का, तो ये सभी जो है समाजीकरण के अंतर्गत आता है और बच्चा इन्हीं से सब कुछ सीखता है, क्योंकि जहाँ कुछ उसका उठना बैठना है वहाँ से वो अलग अलग बातें सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीन पियाजे के समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन इनमें से सही कथन कौन सा है। और दोस्तों जो क्वेश्चन जो होता है सिर्फ ये आपने क्वेश्चन ही नहीं देखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन आंसर पूछ लिया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया जीन पियाजे, अब इनका है समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, तो वो ये रहेगा समज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकल के आंसर निकल के आता है, तो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए, कि कई बार जो है क्वेश्चन के बीच में से ही आंसर पूछा जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 2, जीन पियाजे का तरह है कि समज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, और यह चरणबद्ध हो ये भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। तो जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संरक्षण का जो प्रत्यय से तात्पर्य क्या माना गया है। तो इससे रहेगा ऑप्शन 1 कि कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, जबकि ये भौतिक गुणधर्म जो है पहले की तरह ही बने रहते हैं। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसके अनुसार इनमें से सही मिलान करना है। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो यहाँ भी जाइए क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर निकल के आ गया है एक, तो हावर्ड गार्डनर का है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इनके अनुसार यहाँ पर ये सही मिलान कौन सा रहेगा। तो इनके अनुसार यहाँ पर सही मिलान रहेगा ऑप्शन 3, 4, 2, 1 और 5। तो इसमें देख लेते हैं हम, संगीतात्मक, तो इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा वायलिन वादक से। भाषिक का संबंध यहाँ पर कवि से माना गया है, और अंतः व्यक्ति का संबंध ये चिकित्सक से, और जो स्थानिक है इसका संबंध जो यहाँ पर ये रहेगा मूर्तिकार से। नेक्स्ट है, लव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से क्या माना गया है। तो ये मानते हैं ऑप्शन 1 कि भाषा विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। और ये जो लव वाइगोत्स्की है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये थे सोवियत रूस के।
तो इन्होंने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालकों में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है तथा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने के जो नैतिक तर्क है इसके सिद्धांत के अनेक बातों की आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो इसमें जो सही माना गया है ये रहेगा ऑप्शन 4 कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित माना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर थे, पहले एग्जाम हुआ था 2016 में, सीटेट कोर्स में जो है क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ था। तो आगे भी जो है इसके आने की संभावना रहेगी क्योंकि बहुत समय इसको जो है हो गया है, तो आगे भी आ सकता है। और इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।